Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक नायक है एंड एज ऑलवेज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज को फिर से शुरू कर रहे हैं। पिछले 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड किया हुआ है और मेरा जो प्रोफेशन सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है। उसके साथ आपके लिए मल्टीपल इनफैक्ट जो एनसीईआरटी की सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ाते हैं। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टैंडर्ड 8 की एनसीईआरटी को शुरू किया था। एज ऑलवेज मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ अनअकैडमी के प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़िए। साथों साथ यहाँ पे तो एनसीईआरटी करते रहेंगे। अनअकैडमी प्लस के ऊपर आपको एडवांटेज ये होगा कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, लाइव टेस्ट क्विज हो जाएगी, इंक्लूडिंग आपको अनलिमिटेड टाइम लेक्चर्स देख भी पाओगे। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, दैट इंक्लूड्स मल्टीपल एजुकेटर्स जिनका खुद का एक्सपीरियंस है ये सब्जेक्ट्स के अंदर, और यहाँ पे मैं भी पढ़ाता हूँ। तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर जुड़ सकते हो। अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको लाइव और रिकॉर्डेड वे के अंदर मिलेंगे। तो जैसे अभी मेरा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है तो आप अभी जुड़ोगे तो यू विल बी एबल टू अटेंड द लाइव क्लासेस, या मेरे फिर रिकॉर्डेड क्लासेस को भी आप एक्सेस कर पाओगे। मिडीवल, एंशिएंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इन सब के क्लासेस को आप लाइव और रिकॉर्डेड कंडीशंस में देख पाओगे। प्रीवियस क्लासेस एज वेल एज द न्यू क्लासेस जो भी होंगे, मैं जितने भी अनअकैडमी सब्सक्राइबर्स मेरे जो भी है उन सब के साथ मेरा जो मटेरियल है, जो हैंडआउट्स है वो मैं शेयर कर देता हूँ और वो ही एक इफेक्टिव होता है। प्लस आपको थोड़ी बहुत रेफरेंस बुक पढ़नी पड़ेगी। ये सब्सक्रिप्शन का फायदा ये है कि इसके अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट्स का एक्सेस मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट का मतलब ये होगा कि अगर आपने मेरे कोड के साथ सब्सक्रिप्शन भले लिया हुआ हो बट यू विल बी एबल टू अटेंड द क्लासेस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि खाली एक ही सब्जेक्ट आप देख पाओगे। आप हर एक सब्जेक्ट, हर एक एजुकेटर के वीडियोस देख पाओगे, लेक्चर्स को अटेंड कर पाओगे। आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, मॉक क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, अनलिमिटेड टाइम आप लेक्चर्स को देख पाओगे। कहीं पे भी अगर आप क्लास अटेंड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन को लेके। मैं वेलकम करूंगा आपको। आप 1 ईयर या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मैं जनरली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मिनिमम 1 ईयर का लीजिए। 2 ईयर्स के साथ लेना है तो वो भी ले सकते हो। पीएन लाइव रेफरल कोड को यूज करिएगा। ये पीएन लाइव जैसे ही आपने रेफरल कोड यूज किया आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 44,000 से 39,000 हो जाएगा। उसी तौर के ऊपर 24 मंथ्स का 64,000 है। यू कैन यूज द जीरो कॉस्ट ईएमआई एज वेल विच इज अवेलेबल ऑन द सिलेक्ट डेबिट कार्ड एंड द क्रेडिट कार्ड्स। यहाँ पे भी अगर आपने पीएन लाइव यूज किया, इफ यू यूज द कोड पीएन लाइव, तो आपको यहाँ पे भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इस तरह से आप अनअकैडमी में हमारे साथ जुड़ सकते हो। अनअकैडमी में एक और सब्सक्रिप्शन नया आया है, वो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे चाहते हैं कि सर हमको क्लासेस के साथ साथ हमको मेंटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, और ये मेंटरिंग के लिए अनअकैडमी आइकॉनिक आपको हेल्प कर पाएगा। यहाँ पे आपको एक पर्सनल कोर्स अलॉट किया जाएगा जो मोटिवेट करेगा, आपको स्टडी ट्रैकर के अंदर हेल्प करेगा और आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराएगा, प्लानिंग कराएगा, इंक्लूडिंग आपको फीडबैक देगा कि आपकी वीकनेस कहाँ पे है, आपको क्या क्या सुधारने की ज़रूरत है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी आपको पीएन लाइव कोड यूज़ कर सकते हो। आइकॉनिक में ये जो पर्सनल मेंटर्स होंगे वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स है जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराएगा। तो वहाँ पे मैं पढ़ाने वाला तो मैं ही हूँगा, पर आइकॉनिक जो आपका मेंटर होगा वो आपके लिए इंटरेक्शन कराने के लिए एक अलग से इंडिविजुअल मिल जाएंगे आपको। 99,000 इज 2 ईयर्स फीस। यहाँ पे अगर आपने कोड यूज़ किया तो 89,000 में कवर होगा, और अगर आपने 1 ईयर की फीस आइकॉनिक में लेना हो तो 64,000 है। यहाँ पे भी पीएन लाइव कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें भी ईएमआई अवेलेबल है, आप आराम से ईएमआई के थ्रू भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और इस तरह से अनअकैडमी में हमारे साथ जुड़ सकते हो। मेरा कोर्स ऑलरेडी चालू है, लाइव है। आप ये क्लासेस को भी अटेंड करिए और फर्दर मेरे जो भी नेक्स्ट बैचेस आएंगे उसको भी आप अटेंड कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ, वो है आज शाम को, टुडे इवनिंग एट 7 PM, मेरा अनअकैडमी प्लस के जो प्लेटफॉर्म है, जो अनअकैडमी की वेबसाइट है या मैं कहूँगा एप्लीकेशन है, वहाँ पे स्पेशल क्लास है। ये फ्री क्लास है, याद रखेगा, इट्स अ फ्री क्लास। और ये फ्री क्लास आज हम लोग एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत सारे एमसीक्यूज़ को मैंने डिस्कस किया हुआ है, आई हैव डिस्कस्ड मल्टीपल एमसीक्यूज़, और उसी के ही कंटिन्यूएशन में आज स्पेशल क्लास के अंदर मैं जो प्रीवियस के क्वेश्चन है हिस्ट्री के, मिडीवल इंडिया के, उसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं वेलकम करूंगा कि आप जुड़िए हमारे साथ, आप देखिए कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं इंडिया में कैसे होते हैं, और हमने प्रीवियस क्लास के अंदर किस तरह से एजुकेशनल रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई उसको पढ़ा था।
हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि कैसे एजुकेशनल रिफॉर्म्स के तहत पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो कैसे इंडिया की बदली जाती है। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पूरी की पूरी जो एजुकेशन सिस्टम थी उसको बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा था। हमने देखा था कि अंग्रेज पावर के ऊपर आए तो उन्होंने शिक्षा पद्धति को कैसे डेवलप किया। हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि इंडिया में ओरिएंटलिज्म, जिसे हम लोग पूर्ववादी सभ्यता कहते हैं, उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये जो आपका ओरिएंटलिज्म है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, इसको बहुत तरह से क्रिटिसाइज किया जाएगा। और इसके कारण वेस्टर्न एजुकेशन देने के लिए हमको क्या देखने को मिल रहा है, इंडिया की शिक्षा की पद्धति को बदला गया। और ये वेस्टर्न एजुकेशन के अंतर्गत हमको क्या देखने को मिला, व्हाट वी फाउंड इन द वेस्टर्न एजुकेशन, हमने देखा कि इंडिया में एंग्लिसाइज्ड करने के लिए एक सिस्टम बनती है और ये सिस्टम 1835 के अंदर हमको मिलेगा, मकौले के द्वारा दी जाएगी। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर मकौले एजुकेशन के बारे में भी पढ़ा था और 1835 के अंदर जो मकौले सिस्टम थी उसने हायर एजुकेशन को पूरी तरह से बदल दिया। हायर एजुकेशन का मतलब है कि जो जनरली कॉलेज लेवल का एजुकेशन था वो वाला, ठीक है, या आपके ग्रेजुएशन वाला था या हाई स्कूल के बाद वाला हम लोग गिनेंगे। उसके बाद 1854 तक आते आते हमको ये देखने को मिल रहा है कि एक और डिस्पैच आता है जिसका नाम था चार्ल्स वुड डिस्पैच। और हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच है वो बहुत ही सिग्निफिकेंस है इंडियन हिस्ट्री के लिए। क्यों? क्योंकि चार्ल्स वुड भाई साहब ने भी जो लेटर लिखा था, वो लेटर के अंदर क्या लिखा था, व्हाट वाज रिटन इन द लेटर ऑफ द चार्ल्स वुड। तो हमने ये देखने की कोशिश की थी कि चार्ल्स वुड के डिस्पैच के अंदर भी बहुत ही क्लियर कट लिखा जाता है कि इंडिया के अब हायर एजुकेशन तो अंग्रेजी में होगा, लोअर एजुकेशन जो है वो वर्नाक्युलर में रखेंगे, दोनों का मिक्सचर करेंगे, बट मेन टारगेट ये होगा कि इंडिया की सोसाइटी को कन्वर्ट किया जाएगा। क्यों कन्वर्ट किया जाएगा? क्योंकि अंग्रेजों को ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर फायदा होगा, अंग्रेजों के लिए हम लोग डिमांड क्रिएट करेंगे, अंग्रेजों के लिए एक ब्रिटिश इकोनॉमी का पार्ट बनेंगे। इसके लिए इनफैक्ट हमको ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बदला गया। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ये भी देखा था कि अंग्रेज जब भारत के ऊपर आते हैं पावर के ऊपर, तो इन्होंने भारतीय जो सभ्यता है और भारत की जो स्कूल्स थी उसके ऊपर अपना स्टडी किया था। और ये स्टडी करने वाले जो जेंटलमैन थे उनका नाम था विलियम एडम्स। विलियम एडम्स स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे। मैंने आपको बताया था स्कॉटलैंड उस टाइम पे ब्रिटेन का ही पार्ट था, आज की तारीख में भी आपको मिल जाएगा। अभी बात हो रही है कि शायद रेफरेंडम करके अलग हो जाए। एक बार किया था पिछले 2016-17 में, पर उसमें तो स्कॉटिश रेफरेंडम में कोई आउटकम नहीं आया था। अब लेट अस सी फर्दर क्या डेवलपमेंट होगा। विलियम एडम्स ने अपना रिपोर्ट तैयार किया और कहा कि इंडिया में पाठशाला एजुकेशन बहुत ही फेमस है। तो मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि कैसे विलियम एडम्स का जो रिपोर्ट है वो विलियम एडम्स के रिपोर्ट इंडिया के एजुकेशन को कैसे बदलता है और किस तरह से बदलता है। तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया में पाठशाला एजुकेशन की शुरुआत हो गई और पाठशाला एजुकेशन बहुत सालों से चल रहा था। तो मैंने बताया था कि 20 स्टूडेंट्स पर स्कूल का एक कंसेप्ट चलता था हमारे यहाँ पे, और 20 स्टूडेंट्स पर स्कूल के कंसेप्ट के अंदर हमको क्या देखने को मिल रहा था, व्हाट वी फाइंडिंग दैट द इंडियन एजुकेशन वाज क्वाइट, आई वुड से, इंटरेस्टिंग। क्योंकि एक गुरु होता था और ये गुरु अपनी प्राइवेट स्कूल चलाते थे, ठीक है। तो उसमें कोई फिक्स सिलेबस नहीं था, ना ही कोई फिक्स एग्जाम पैटर्न थी, ना ही कोई हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि कोई ऐसा एडमिशन का क्राइटेरिया था। सब लोग एक साथ बैठा करते थे, सब लोग एक साथ पढ़ा करते थे, ना ही कोई फिक्स टाइम टेबल था, ठीक है। तो हमने ये सब देखने की कोशिश की थी कि इंडिया की जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है कुछ अलग प्रकार से चलती है, और जो ट्रेडिशनल एजुकेशन जो अलग प्रकार से चलती है उसके कारण क्या हुआ, हमको यही देखने को मिल रहा है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था एक इनफॉर्मल थी, नो डाउट, बट बहुत ही अद्भुत प्रकार की थी। क्योंकि वहां पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे थे, हम लोग कह सकते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन दिया जा रहा था हमारे लोगों को। और इन दिस कंडीशंस हम ये जरूर से कह सकते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो वोकेशनल नॉलेज और जो प्रैक्टिकल एजुकेशन और गुरु शिष्य परंपरा थी वो काफ़ी अच्छी तरह से चल रही थी। अब हुआ ऐसा कि 1850s तक आते आते अंग्रेज़ों ने डिसाइड किया कि भाई ये जो हमारी लोअर एजुकेशन है, कौन सी है, पाठशाला है, जो पुरानी एजुकेशन सिस्टम है उसको भी बदला जाएगा। समझे आप लोग? ठीक है। सो वी फाइंड कि ये जो विलियम एडम्स के रिपोर्ट के ऊपर अंग्रेजों ने फिर चेंजेस करने शुरू कर दिए। समझे आप लोग? तो हमने कल के क्लास के अंदर यहाँ पे थोड़ा बहुत शुरू किया था और यहाँ पे कंक्लूड किया था इनफैक्ट। अब देखने की कोशिश करते हैं कि हाउ द ब्रिटिश रूल विल बी इम्पैक्टिंग द इंडियन एजुकेशन। क्या होगा कि हाउ द ब्रिटिश रूल विल बी इम्पैक्टिंग द इंडियन एजुकेशन, और इंडिया की जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो कैसे बदल दी जाएगी पूरी तरह से। अब धीरे 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 इंडिया की एजुकेशन को और इन्होंने चेंज कर दिया। समझे आप लोग? ठीक है। सो हम लोग यहाँ से दूसरे टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल क्या होगा, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के ऊपर क्या असर पड़ती है उसको अब थोड़ा बहुत आपको समझाता हूँ। अब देखिए दो तीन चीजें आपको मिलेगी।
पहली चीज जब हम लोग शिक्षा व्यवस्था के रूप में देखेंगे, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट विल बी सीइंग इज दैट कि हमारे जो पाठशाला सिस्टम थी, ये पाठशाला सिस्टम ये ऑटोनॉमस हुआ करती थी। ऑटोनॉमस का मतलब क्या है कि ये अपने हिसाब से फंक्शन किया करती थी। गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या होगा कि 1850s के बाद पोस्ट 1854 हम लोग कह सकते हैं कि जब चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया, तो चार्ल्स वुड के डिस्पैच के बाद हमको ये देखने को मिल रहा है कि हमारी जो पाठशाला सिस्टम है उसको बदलने के लिए अंग्रेजों ने एक पूरी पूरी सिस्टम क्रिएट की। और अंग्रेजों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, इन्होंने ये पाठशाला सिस्टम को अपने अंडर में लेने की कोशिश की। अब कैसे करेंगे ये लोग, तो इन्होंने क्या किया कि भाई ऊपर तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी साहब, उसके ऑफिशियल्स हुआ करते थे। फिर उन्होंने देखा कि भाई नीचे जो है हमारी पाठशाला चल रही है। पाठशाला का मतलब जो आपकी संस्कृत एजुकेशन की जो शाला है या ट्रेडिशनल एजुकेशन वर्नाक्युलर लैंग्वेज में दिया जा रहा था। कंपनी ने ये पाठशालाओं को रेगुलेट करने के लिए क्या कर दिया साहब, रेगुलेट करने के लिए एक पूरी सिस्टम बनाई। और यहाँ पे ना ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया, सुपरवाइजर्स को। समझे आप लोग। अब प्रॉब्लम क्या था कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो तो सबके सब गोरे थे। अब सबके सब गोरे थे तो उनको थोड़ी हिंदी आएगी या बंगाली आएगी या कोई भी लोकल लैंग्वेज आएगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुपरवाइजर्स के रूप में किन को अपॉइंट किया था, तो हमने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था पंडित्स को अपॉइंट किया था। याद आया कि नहीं है आपको? ठीक है। सो हमको ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया की शिक्षा पद्धति के अंदर बहुत सारे कंपनी के ऑफिशियल्स जो थे वो लोग इनफैक्ट इंडियन होंगे और उनको पंडित के रूप में या सुपरवाइजरी पंडित के रूप में उनको अपॉइंट किया जाएगा। और हर 4-5 स्कूल के बीच में, कितने, 4 से 5 स्कूल के बीच में एक पंडित को अपॉइंट किया जाएगा। ये पंडित जाके सुपरविजन करेगा पूरी शिक्षा व्यवस्था का कि कैसे चल रही है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। ठीक है। और इस तरह से हम लोग कहते हैं कि हमारी जो पाठशाला सिस्टम है वो किसके कंट्रोल में आ गई, इट केम इनटू द कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश। समझे आप लोग। अब क्या होगा, इंडिया की पाठशाला सिस्टम को पूरी तरह से बदला गया। और जो ऑटोनॉमी थी हमारी पाठशालाओं के पास, जो शिक्षा व्यवस्था के रूप में हमारी पाठशाला अलग तरह से काम कर रही थी, उनको बोल दिया जाता है कि अब तुमको एक अलग प्रकार से सिस्टम से रहना है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? सो वी फाइंड दैट टिल द मिडल ऑफ द 19th century कंपनी वाज कंसर्न प्राइमरी विद द हायर एजुकेशन, सो इट अलाउड द लोकल पाठशालास टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस। मैंने आपको बताया इंटरफियर नहीं कर रही थी, एकदम बढ़िया से चल रही थी। कल के क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा है। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इंप्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाक्युलर एजुकेशन। कंपनी ने डिसाइड किया कि अब वर्नाक्युलर एजुकेशन को इंप्रूव करेंगे। इट फेल्ट दैट दिस कुड ओनली बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर within the system, imposing rules, establishing rules and imposing routines, establishing rules, ensuring regular inspections। मतलब ये था कि ये चाहते थे कि हमारी जो पाठशालाएं चल रही है उसकी ऑटोनॉमी, उसकी इंडिपेंडेंस को छीन लिया जाए और छीनने के बाद एक ऐसी सिस्टम बनाई जाए जो अंग्रेजों के कंट्रोल में होगा। और इसके कारण क्या किया, कंपनी ने धीरे 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 गवर्नमेंट के अंदर पंडितों की अपॉइंटमेंट करना शुरू किया। समझे आप लोग। तो हायरार्की याद रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर बीच में सरकारी पंडित आएंगे। क्या आएंगे, गवर्नमेंट पंडित आएंगे। ठीक है, सरकारी पंडित नाम सुना है कभी आपने? ठीक है। और फिर उसके नीचे पाठशाला आएगी। ये पाठशाला के अंदर जो गुरु थे वो गुरु को बोल दिया जाएगा कि अब तुम सरकार के अंडर में आ गए हो, तुम्हारी जो भी स्कूल है वो सब सरकार के अंडर में काम करेगी। गेटिंग माय पॉइंट। द टास्क ऑफ द पंडित वाज टू विजिट द पाठशाला एंड ट्राई टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग। अब देखिए, ये गवर्नमेंट पंडित था, ये किसके कंट्रोल में होगा, ही विल बी कंट्रोल ऑफ दी गवर्नमेंट ओनली। ठीक है। और ये किसका काम करेगा, तो जो सरकार बोलेगी वैसा काम करेगा। ठीक है। तो ये कोई ऐसा ऐसा इंसान नहीं था कि हम लोग कह सकते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए काफी वो है ना कि क्या कहते हैं अपना मोटिवेशनल था, या इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को लेके इसको सीरियसली कोई चेंज करने की इच्छा थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। देयर वाज नो इश्यू ऑफ चेंज। इसका एक ही टारगेट था कि भाई मैं पूरी ही पूरी सिस्टम को बदल दूं और मुझे जो कहा गया है मेरे आका के द्वारा, आका मतलब जो गोरा था उसके ऊपर बॉस बैठा था, उसके हिसाब से काम करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। देखिए क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है। वो जो आपका जो पंडित था, गवर्नमेंट पंडित था, वो गवर्नमेंट पंडित ने जाके अब सुपरविजन करना शुरू किया। समझे आप लोग। सो ही स्टार्टेड डूइंग द रोल ऑफ द सुपरविजर। अब जो सुपरवाइजर का काम कर रहा है उसने ऑर्डर दिया। किसको ऑर्डर दिया, ही ऑर्डर द टीचर। टीचर का मतलब क्या था कि जो पाठशाला चलाने वाला जो गुरु थे उनको कहा गया कि तुमको अब हमारे अंडर में काम करना है। अब देखिए यार, जो गुरु 50 साल से 25 साल से अपनी स्कूल चला रहा था और उसको डोनेशन के थ्रू या छोटी मोटी फीस के थ्रू उसका घर बार चल जाता था, उन सबको बोला जाता है कि अब तुमको हमारे अंडर में काम करना है। ठीक है। और कहा जाता है कि अब आपको अपना पीरियोडिक रिपोर्ट्स देना पड़ेगा कि क्या प्रोग्रेस हुआ है। एंड आपको जो क्लासेस लेने हैं वो एक टाइम टेबल के हिसाब से लेने पड़ेंगे। अब देखिए अंग्रेजों ने क्या कर दिया, हमने आपको पहले क्लास के अंदर बताया था इन द अर्लियर टाइम के अंदर क्या था,
फ्लेक्सिबल शेड्यूल था टाइम टेबल का, याद आया कि नहीं आया? और बिकॉज इट वॉज अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल, हमारा जो शेड्यूल था बहुत ही फ्लेक्सिबल था, तो उससे फायदा हुआ था कि नहीं हुआ था? तो फ्लेक्सिबल शेड्यूल से हमको बहुत फायदा मिला था, हमको बहुत एडवांटेज भी मिला था। वाई? बिकॉज वी हैड सम काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल शेड्यूल। तो हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो टीचर इनफैक्ट एग्रीकल्चर की साइकिल के हिसाब से अपना टाइम टेबल डिसाइड करता था, और जब जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता था तो स्कूल में से छुट्टी दे देता था। याद आया कि नहीं है आपको? ठीक है, वो कहेगा कि चलो आज ऑफ है, आज हार्वेस्टिंग का टाइम है, आपको छुट्टी दे रहे। गेटिंग माय पॉइंट? तो इन दिस सिचुएशन हमको क्या देखने को मिल रहा है कि बच्चों को अब बोला गया टाइम टेबल। अब ये जो टाइम टेबल है कौन बनाएगा? ये टाइम टेबल बनाने वाली संस्था कौन थी साहब? ईस्ट इंडिया कंपनी थी। समझे कि नहीं समझे? तो इसके कारण क्या होगा कि हमारे जो बच्चे, जो गरीब किसान के बच्चे पहले पाठशालाओं के अंदर पढ़ पाते थे बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबल टाइमिंग, वो गुरुजी को कहेंगे कि सर आज क्लास मत लो, हम लोग है ना हाँ कुछ नया कर देंगे, ठीक है? तो गुरुजी भी बोलेंगे चलो बेटा कोई बात नहीं, हम लोग आज छुट्टी कर देते हैं। अब ये नहीं होगा। अब सरकार ने कहा कि ये टाइम टेबल है, आपको इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है? टीचिंग वॉज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग वॉज टू बी टेस्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। अब पहले टीचर क्या करता था, आपको याद आया कि नहीं है आपको? ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि पहले टाइम टेबल फ्लेक्सिबल हुआ करता था। दूसरा, अगर आपको याद होगा तो कोई भी प्रकार की एग्जाम नहीं थी, ना ही मैं कहूंगा कोई प्रकार की बुक्स हुआ करती थी, और दफ्तर का कोई मगजमारी था ही नहीं था इनफैक्ट, ठीक है, बड़ा सा बैग लेके जाने का। अब बच्चों को कहा गया कि तुमको एक टेक्स्ट बुक दी जाएगी। अरे गुरु बोलता है कि भाई मैं जो इनको नॉलेज दे रहा हूँ वो वर्बली ट्रांसमिट कर रहा हूँ, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज है जो इनको काम में भी आता है, और रिलीजियस नॉलेज भी है जो इंडिया की जो कल्चर थी बहुत पुरानी उसको सिग्निफाई करता था। इन्होंने टेक्स्ट बुक जो देने की शुरुआत की, याद रखिएगा, अंग्रेजों ने जो टेक्स्ट बुक देने की शुरुआत की, उससे क्या होगा? अब टेक्स्ट बुक कौन लिखेगा? हमारे लोग लिखेंगे कि सरकार लिखेगी? द टेक्स्ट बुक्स वर रिटन बाय द गवर्नमेंट ओनली, याद रहेगा आपको? तो हमको ये देखने को मिल रहा है मेरे दोस्तों कि टेक्स्ट बुक जो है वो सरकार लिखने वाली है, और अगर सरकार टेक्स्ट बुक लिखती है उसका मतलब क्या हो गया कि उसका जो सिलेबस डिजाइनिंग है वो किसके फेवर में होगा? समझे कि नहीं समझे? तो हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसको बदला, और जो नई जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स, द न्यू जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स दैट विल बी इमर्जिंग आउट ऑफ दिस, उनको एक ऐसी किताब के तहत पढ़ाया जाएगा जहां उनको बोला जाएगा कि ब्रिटिश साम्राज्य भारत के लिए अच्छा है, ब्रिटिश भारत के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, अंग्रेजों ने भारत की भलाई की है, उन्होंने भारत का कोई नुकसान नहीं किया है। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं माय फ्रेंड्स? हम जरूर से ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने इंडिया के एजुकेशन में छेड़खानी की, ऊपर से एनुअल एग्जाम लेना शुरू कर दिया। पहले क्या हुआ करता था? पहले मैंने आपको बताया कि टिल द सेटिस्फेक्शन ऑफ टीचर वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सेटिस्फेक्शन टीचर का भी था और उतना ही स्टूडेंट का था। दोनों जब तक तैयार नहीं होते तब तक आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती। अब बोला गया था कि भाई आपको एग्जाम लेनी है। अरे भाई एग्जाम लेके क्या करोगे साहब? ठीक है, जो पुरानी सिस्टम चल रही है। अब क्या होता है कि आपकी स्कूल को एक स्ट्रक्चर कर दिया, समझे कि नहीं समझे? और ये जो सरकार ने जो गवर्नमेंट पंडित अपॉइंट किए थे, ये गवर्नमेंट पंडित का सैलरी भी देना था सरकार को। गवर्नमेंट पंडित को जो भी इनफैक्ट जो तनख्वाह बनखा भत्ता भत्ता देना था, अब सरकार अपना जेब से थोड़ी निकालेगी। गेटिंग अ पॉइंट? तो क्या किया जाता है कि स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि अब तुमको गुरुजी को फीस नहीं देना है, अब आपको फीस देना है गवर्नमेंट को ही डायरेक्टली, मतलब गुरु खाली एक इंटरमीडियरी के रूप में होगा, और आपको रेगुलर फीस देनी होगी। हमने कल के क्लास के अंदर पढ़ा था कि हमारे यहाँ पे कभी कभी फीस नहीं लिया करते थे, या फीस कभी कम होती थी, कभी ज्यादा होती थी। इट डिपेंडेड ऑन द कंडीशन ऑफ द गुरु। हमने देखा था कि नहीं देखा था? द कंडीशन ऑफ द टीचर एज, आई वुड से द स्टूडेंट्स एज वेल। अमीर लोगों से गुरुजी थोड़ा 2-5 रुपए ज्यादा ले लेते हैं कि बेटे थे कि देख बेटा तुम्हारा फादर जो है व्यापारी है, बिकॉज तुम्हारा फादर व्यापारी है तो तुमसे फीस 2-5 रुपए ज्यादा लेंगे, तुमको अफोर्ड किया जाएगा। पर जो गरीब किसान के बच्चे थे, मजदूर के बच्चे थे, उनको पढ़ाया जाता था एट टाइम्स फ्री के अंदर, और कोई ना कोई उनको चैरिटी कर देता था। अब क्या कहा गया है कि जितने भी विद्यार्थी पाठशालाओं के अंदर पढ़ने आ रहे हैं, ये जो पाठशालाएं जो पहले से एग्जिस्ट किया करती थी, उनको बोला जाता है कि भाई जो भी विद्यार्थी पाठशाला के अंदर पढ़ने आएगा उनको फीस देनी पड़ेगी। अब क्या होगा? व्हाट विल हैपन माय फ्रेंड? हाँ, दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू पे द फी, उनका क्या होगा? एक्सक्लूजन होगा कि नहीं होगा? समझे कि नहीं समझे? क्योंकि जो जो लोग फीस नहीं दे पाएंगे वो बाहर चले जाएंगे। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग, और हमारे यहाँ पे पॉवर्टी उस टाइम पे बहुत थी, वी वर क्वाइट इनफैक्ट
हम लोग कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने काफी ड्रेन कर दिया था पैसा यहाँ से। आपने किताबों के अंदर पढ़ा होगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट है इकोनॉमिक इम्पैक्ट के अंदर। तो जो एक्सक्लूजन करेंगे उससे क्या होगा साहब, इलिटरेसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो वी फाइंड कि इंडिया के अंदर इलिटरेसी का आंकड़ा बढ़ता है। आपको जान के बहुत हैरानी होगी, 1921 के आसपास का आंकड़ा था जो कहता है कि 91% वॉज द इलिटरेसी रेट इन इंडिया। 91-92% के आसपास था। आप सोचिए कि इतना बड़ा आंकड़ा, 90% के आसपास इलिटरेसी का आंकड़ा इंडिया के अंदर उस टाइम पे हुआ करता था। उससे ही हमको समझ में आता है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा था ये शिक्षा व्यवस्था भारत के अंदर। समझे आप लोग? ठीक है। तो वी फाइंड कि अंग्रेजों ने जो शिक्षा व्यवस्था थी पूरी तरह से बदल दी, रेगुलर फीस लेना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग अब बोला गया कि अब हर एक विद्यार्थी को क्लासेस अटेंड करना है, आपके लिए एक सीट फिक्स कर दी जाएगी और हर एक क्लास के अंदर 15, 20, 25 बच्चे होंगे और सबको ये डिसिप्लिन के अंतर्गत आपको अपना जो है पढ़ाई करना है। तो इससे हमको क्या देखने को मिल रहा है, जो पुरानी ट्रेडिशनल सिस्टम थी, जो पुरानी ट्रेडिशनल सिस्टम थी, ये जो है सिस्टम, इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, ट्रेडिशनल सिस्टम कहेंगे। ये मैंने साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑल द ट्रेडिशनल सिस्टम दैट यूज्ड टू एग्जिस्ट इन द अर्लियर टाइम, क्या बोल रहा हूं मैं, ऑल द ट्रेडिशनल सिस्टम दैट यूज्ड टू एग्जिस्ट इन द अर्लियर टाइम, उसको अंग्रेजों ने बदला कि नहीं बदला साहब? और इसके कारण हम कह सकते हैं कि इंडिया की ट्रेडिशनल एजुकेशन को पूरी तरह से चेंज करने की कोशिश की। पाठशालाओं को कहा गया कि तुमको अपना खर्चा निकालना है तो सरकार तुम्हें ग्रांट्स देने की शुरुआत करेगी और तुमको किसी और के डोनेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब पाठशालाओं को पहले कौन डोनेट करता था, याद आया कि नहीं आया? पाठशालाओं को डोनेशन के लिए आपको बहुत सारे लोग चैरिटी में मिल जाएंगे, आपको वेल्दी क्लास मिल जाएगा, बहुत सारा कम्युनिटी जो पीपल था, जो कम्युनिटी पीपल था, मतलब समाज के लोग थे, वो भी पैसा दिया करते थे। तो वी फाइंड मल्टीपल पीपल जो उस टाइम पे इनफैक्ट चैरिटी किया करते थे, वो सब बंद कर दिया। सरकार ने कहा हम पैसा देंगे तुमको, हम पैसा तुमको देंगे, तुमको स्टूडेंट से पैसा निकालेगा फीस के थ्रू, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक हायरार्की क्रिएट होगी और इसके कारण हमको ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे टीचर्स से ये पद्धति से नाराज होते हैं। क्यों क्यों नाराज होंगे आप समझिए, दे वर नॉट लाइकिंग द इंटरफियरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। गुरु जो पुरानी शिष्य परंपरा थी, गुरु शिष्य परंपरा, उसको टारगेट किया जा रहा था। और कितनी स्कूल्स थी, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर भी बताया था, 1 लाख के आसपास स्कूल्स तो आपको खाली बंगाल एंड बिहार के अंदर मिलती है दोस्त। 1 लाख के आसपास बंगाल और बिहार के अंदर खाली शालाएं थी। इससे तो हमको समझ में आता है पूरे इंडिया में ऐसी कितनी स्कूल होगी। विलियम एडम का रिपोर्ट तो खाली यही कहता है कि देवर 1 लाख स्कूल्स, आई वुड से इन दी बंगाल बिहार रीजन। एक स्कूल के अंदर 20 विद्यार्थी पढ़ते थे। इफ 20 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द स्कूल, व्हाट डज दैट सिग्निफाइज? दैट सिग्निफाइज दैट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जो उस टाइम पे पढ़ रहे थे वो कितने थे, 20 लाख स्टूडेंट थे। कितने सारे टीचर थे आप समझिए। ये सबको घर पे बिठा दिया, कहा गया, ऊपर से फरमान आया कि तुमको हमारे साथ काम करना पड़ेगा। दोज टीचर हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम, उनको सरकार ने कह दिया कि चलो बेटा दुकान बंद कर दो, तुम्हारी कोई मदद की नहीं जाएगी। Over the times, Guru who wanted to retain their independence found it difficult to compete with the government-aided and regulated पाठशाला। दो प्रकार की पाठशालाएं शुरू हुई, समझे कि नहीं समझे? एक गवर्नमेंट पाठशाला शुरू होती है और गवर्नमेंट पाठशाला के साथ साथ दूसरी कौन सी शुरू थी आपकी, जो ट्रेडिशनल चलती थी, वो है गुरुजी की पाठशाला। समझे आप लोग? तो हमको क्या देखने को मिला मेरे दोस्तों, हाँ हमको क्या देखने को मिला? वी फाइंड टू काइंड ऑफ थिंग्स, द गवर्नमेंट पाठशाला एंड द गुरुजी पाठशाला। ये गवर्नमेंट और गुरुजी पाठशाला है, ये दोनों की दोनों प्रकार की जो पाठशालाएं है, उसने पूरी तरह से फंडामेंटली सिस्टम को अमेंड कर दिया। होगा कि नहीं होगा साहब? ठीक है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से रेगुलेट करने के लिए सरकार ने एक पूरा का पूरा एक साजिश क्रिएट किया गया और ये साजिश के द्वारा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को, इंडिया की पूरी ट्रेडिशनल सिस्टम को इन्होंने टारगेट कर दिया। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि इसके कारण बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब यहाँ से डिस्कस करते हैं कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट of the Pathshala system, the British Pathshala system
जिन्होंने इंडिया के अंदर क्रिएट किया है, ठीक है। सो एनसीईआरटी लिखती है द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कॉन्सिक्वेंसेस। मैंने आपको बताया कि जो आपकी एजुकेशन सिस्टम थी उसको पूरी तरह से बदलने के लिए इन्होंने जो साजिश की थी उसके अंदर क्या लिखा गया था, ठीक है। और कहा गया कि इन द अर्लियर सिस्टम द चिल्ड्रन फ्रॉम द पुअर पीजेंट फैमिलीज, गरीब किसान के लड़के थे, दे हैड बीन एबल टू गो टू द पाठशाला सिंस द टाइम टेबल वाज फ्लेक्सिबल। मैंने आपको बताया था कि पुरानी सिस्टम कैसी थी, फ्लेक्सिबल थी। द डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस even during the harvest time when the children of poor families who had to go to the work to the fields। मतलब आप समझिए कि पहले फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम होने के कारण, हमको क्या देखने को मिल रहा था, हमको ये देखने को मिल रहा था कि जो शिक्षा व्यवस्था है, ये शिक्षा व्यवस्था के अंदर पुरानी पद्धति चल रही थी और उसमें अपने हिसाब से टाइम टेबल मैनेज हो जाता था। अब बोला जाता है कि अगर हार्वेस्ट टाइम पे घर जाओगे तो तुम्हारी अटेंडेंस चली जाएगी, और अगर तुम घर पे जाओगे और रेगुलर स्कूल नहीं आ पाए तो आपको इनडिसिप्लिन के रूप में कंसिडर किया जाएगा और फिर आपको बोल दिया जाएगा कि आपको पढ़ने की इच्छा नहीं। अरे भाई, पढ़ने की तो इच्छा है, घर की जिम्मेदारी भी है। उस टाइम पे आपके वर्क की जो कंडीशन थी लेबर्स की और पीजेंट्स की, उन सब में सब लोग मिल बांट के काम किया करते थे। तो ये सिचुएशन हमको क्या दर्शाता है, व्हाट डज दिस थिंग शोज? दिस थिंग शोज दैट द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम was quite biased. They wanted to convert the Indian society. They wanted to alter the fabric of the Indian society. They completely wanted to destroy and annihilate, I would say, the Indian education system and the Indian society. And this is one of the reasons they started interfering and poking into the new system. समझ में आया कि नहीं आया आपको? और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भारत के अंदर अंग्रेजों ने पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को बदलाव के रूप में लाते हुए चेंज कर दिया। समझे आप लोग? अब आप समझिए कि हम लोग दो पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। मॉडर्न एजुकेशन का हमने फर्स्ट पार्ट अभी कंप्लीट किया है। वी हैव जस्ट कवर्ड अप द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन। और मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या पढ़ाया? मैंने आपको जब पढ़ाया था तो 1770 से पढ़ना शुरू किया और इंडिया में कैसे ओरिएंटल लर्निंग की शुरुआत हुई उसको मैंने आपको कल के क्लास के अंदर या प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ाया था। ये ओरिएंटल लर्निंग के पीछे वॉरेन हेस्टिंग्स का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। उसके बाद हमने देखा कि 1830s के आसपास भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, उसके अंदर मकौले सिस्टम की शुरुआत होती है। और मकौले ने क्या कहा था? उसने कहा था कि इंडिया को वेस्टर्न एजुकेशन देना चाहिए अंग्रेजी सिस्टम के अंतर्गत, पर वेस्टर्न एजुकेशन ओनली इन द हायर एजुकेशन। किस में था? हायर एजुकेशन के अंदर, ठीक है। तो अंग्रेजी शिक्षण जो है वो कॉलेजेस के अंदर हाई स्कूल के बाद देना है आपको। उसके बाद हमने ये देखा 1854 तक आते आते जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था, ये चार्ल्स वुड के डिस्पैच ने इंडिया के अंदर जो वर्नाक्युलर एजुकेशन है, जो लोअर एजुकेशन है, ये लोअर एजुकेशन को भी अफेक्ट किया। कैसे अफेक्ट किया? इसने कहा कि भाई हमने जो विलियम एडम्स का रिपोर्ट पढ़ा है, ये विलियम एडम्स का रिपोर्ट जो था इसके अंदर हम लोग चेंजेस करेंगे और जो लोअर एजुकेशन वर्नाक्युलर लैंग्वेज के अंदर डील किया जाता था उसको गवर्नमेंट कंट्रोल में लेके आ गए। समझे? और उसके कारण हम ये देख सकते हैं कि जब हम लोग इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसीज को देखेंगे तो आपको इतना मेन कंसेप्चुअल क्लैरिटी पता चलेगा कि ये 3-4 पॉइंट होते हैं। अब सवाल ये था कि जब इतने सारे चेंजेस हुए इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के अंदर, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इंडिया के लोग रिएक्ट करेंगे? अब क्यों करेंगे? आप समझने की कोशिश करो। वाई द इंडियन पीपल विल बी रिएक्टिंग? ये जितना पूरा का पूरा ब्रिटिश एजुकेशन था उसका नेचर कैसा हुआ करता था? व्हाट वाज द नेचर ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसीज? तो मैं कहूंगा कि द नेचर ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसीज वर वेरी मच क्लियर। और वो क्या क्लियर था कि सिलेबस जो था, ये सिलेबस कौन डिसाइड करता था? द ब्रिटिश यूज्ड टू डिसाइड। और सिलेबस ब्रिटिश डिसाइड करेंगे तो इंडिया का अपलिफ्टमेंट होगा या मैं कहूंगा कि इंडिया का डिग्रेडेशन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अंग्रेजों ने पूरी की पूरी एक साजिश क्रिएट की थी जिसके अंदर डिसाइड किया गया कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को डिग्रेड करना है। और जब भारत के लोगों को पता चला कि भाई साहब भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ये तो डिग्रेड करने की बात कर रहा है, तो भारत के अंदर 1900s तक आते आते, हम कहाँ बोलेंगे 1900s तक आते आते हमको देखने को मिल रहा है कि एक ऐसी सिस्टम की शुरुआत हो गई जिसे हम लोग क्या कहेंगे? नेशनलिस्ट एजुकेशन। समझे आप लोग? ठीक है,
समझ में आया आपको? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नेशनलिस्ट एजुकेशन के रूप में पहचानेंगे। और ये जो नेशनलिस्ट एजुकेशन है, एक नया डायमेंशन के द्वारा इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को एक नया दृष्टिकोण देने की भी कोशिश करेगा। अब यहाँ से चले जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया के अंदर ये जो नेशनलिस्ट एजुकेशन है कैसे शुरू हुआ और नेशनल एजेंडा के तहत एजुकेशन कैसे चलेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड लेट अस सी द नेशनलिस्ट एजुकेशन इन इंडिया। और जो ब्रिटिश ने एजुकेशन सिस्टम को इंडिया की बदला था, उसको अब भारत के लोग क्या डिसाइड करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया के बारे में एजुकेशन सिस्टम कैसे आगे चलता है। और एनसीईआरटी में एक टॉपिक आया, द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन। अब ये क्या था? ठीक है, तो British officials were not only the people thinking about in the education. In the early 19th century, many thinkers from different parts of India began to talk for a wider spread of education in India. बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि भाई भारत के अंदर शिक्षा व्यवस्था बनी जाए। Impressed with the developments in Europe, some Indians felt that Western education would help modernize India. बहुत सारे इंडियंस थे। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि राम मोहन रॉय was such an Indian जो चाहते थे कि इंडिया में यूरोपियन स्टाइल ऑफ एजुकेशन दिया जाए, वेस्टर्न एजुकेशन देना चाहिए। ठीक है, दे अर्ज द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन। मेनी पीपल वर देयर हु वर थिंकिंग कि भाई अंग्रेज भारत की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करेंगे। पर मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड की या ब्रिटिश शासकों की शिक्षा पॉलिसी के अंदर एक हिडन एजेंडा था। क्या था बेटा? तो हिडन एजेंडा यही था कि इंडिया को कॉलोनाइज करना है। द हिडन एजेंडा बिहाइंड द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी वो यही था कि इंडिया को पूरी तरह से कॉलोनाइज करना है। एंड इफ दे वांटेड टू कॉलोनाइज द इंडिया, अगर ये चाहते हैं कि इंडिया को पूरी तरह से कॉलोनाइज किया जाए, तो पिक्चर बहुत ही क्लियर है ना माय फ्रेंड। हाँ, पिक्चर बहुत ही क्लियर कट है कि शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से फंडामेंटली अगर आपको बदलना है तो कैसे बदलोगे, हाउ यू विल चेंज दैट। तो बदलने के लिए आपको पूरा पॉइंट पता होना चाहिए कि भाई ये चाहते थे कि इस तरह से कुछ बदला जाए, फंडामेंटली पूरी तरह से चेंज किया जाए। गेटिंग माय पॉइंट है ना? सो इन दिस कंडीशन वी फाइंड कि इंडिया के अंदर नेशनल एजुकेशन का एजेंडा बनता है। ठीक है, अब नेशनल एजुकेशन का एजेंडा को चैप्टर नंबर 9 के अंदर ज्यादा कवर किया गया है। अब देखो चैप्टर नंबर 9 जो है वो नेशनल मूवमेंट के ऊपर चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वीक के अंदर उसी के ऊपर आएंगे। सो हम लोग जब चैप्टर नंबर 9 के ऊपर बात करेंगे तो हम लोग उसके ऊपर आएंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया के जो नेशनल मूवमेंट है उसमें नेशनल एजुकेशन की कैसे इनफैक्ट एक बहुत ही अपना इंपॉर्टेंस था। बट ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7 है, उसके अंदर भी नेशनल एजुकेशन के बारे में थोड़ी बहुत बात की गई है। दे हैव रिटन समथिंग अबाउट द नेशनल एजुकेशन, तो उसके ऊपर पहले बात कर देते हैं। उसके बाद जब हम लोग चैप्टर नंबर 9 में जाएंगे, जब नेशनल मूवमेंट को पढ़ेंगे, तो उसके ऊपर जरूर से डिस्कस करेंगे और कैसे नेशनल एजुकेशन को आगे बढ़ाया गया है। अब देखिए नेशनल मूवमेंट के दौरान जो नेशनल एजुकेशन था वो तो पीक के ऊपर था। पीक का मतलब है कि बहुत सारे लोग इनफैक्ट चाहते थे कि भाई जो वेस्टर्न एजुकेशन है जिसने इंडिया की सोसाइटी को बदल दिया है और इसके कारण हमको क्या करना है, हमारे खुद के एजुकेशन सिस्टम में जाना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? सो देयर वर मेनी इंडियंस हु रिएक्टेड अगेंस्ट द वेस्टर्न एजुकेशन, जिनका मानना था कि पश्चिमी शिक्षा पद्धति ने भारत को खराब कर दिया है, भारत को गुलाम बनाया है, भारत को कॉलोनी के रूप में रखा है। और इसी के कारण गांधी जी, टैगोर जी, ये वैसे लोग थे जिनका मानना ये था कि भाई हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, और क्वेश्चन क्या पूछता है कि आपको पूछता है कि भाई इनका अप्रोच कैसा था एजुकेशन को लेके। ठीक है, अब गांधी जी का अप्रोच अगर आप देखोगे तो अलग था, गुरु जी का जो अप्रोच था वो अलग था। दोनों के अंदर आपको एक कॉमन चीजें मिलेगी, और कॉमन चीज क्या थी साहब? बोथ ऑफ देम वांटेड कि इंडिया के अंदर जो नेशनल एजुकेशन है, ये नेशनल एजुकेशन को इम्पोज कराया जाए और भारतीय शिक्षा पद्धति के तहत जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसको उसको फिर से मजबूत किया जाए और भारत का जो खुद का सिलेबस है, खुद की जो आइडेंटिटी है, उसको बनाते हुए हम लोग एजुकेशन रिफॉर्म्स करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब देखिए क्या कहा गया है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं जो एनसीईआरटी में कहता है, द इंग्लिश हैव एनस्लेव्ड अस। अंग्रेजों ने क्या किया है? एनस्लेव किया। एनस्लेव करने का मतलब क्या होता है साहब? हमको गुलाम बना दिया। क्यों गुलाम बना दिया है? हाउ द ब्रिटिश हैव ट्राई टू एनस्लेव अस। ठीक है, तो अंग्रेजों ने गुलाम हमको बनाया ऑन द बेसिस ऑफ द एजुकेशन ओनली, क्योंकि अंग्रेजों को तो बहुत ही क्लियर कट पता था कि देखिए हम भारत के लोगों को यहाँ पे इस तरह से डाइवर्ट करेंगे, लोग आराम से फंस जाएंगे एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि जो जो एजुकेशनल सिस्टम है वो हमारे कंट्रोल में भी रहेगी। समझे आप लोग? ठीक है, सो द इंग्लिश हैज एनस्लेव्ड अस, ये जो कंडीशन थी, ये कंडीशन के अंदर भारत के लोगों ने मूवमेंट पूरा का पूरा चलाया। ठीक है, सो गांधी जी उनमें से एक थे जो कॉलोनियल एजुकेशन को लेके अपनी क्रिटिसिज्म लिखते हैं। अब गांधी जी की खासियत क्या थी? गांधी कब आए हैं नेशनल मूवमेंट के अंदर?
तो आपको जानकारी होगी 9 जनवरी 1915 के दिन गांधी जी अफ्रीका से वापस आए। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं आज की तारीख के अंदर भी। अब गांधी जी की कहानी क्या थी, ठीक है। गांधी जी इनफैक्ट कॉलोनियल एजुकेशन को क्रिटिसाइज करते हैं। और उनका क्रिटिसिज्म क्यों ये लाजमी था, क्योंकि उनका मानना यह है कि अंग्रेजों ने कॉलोनियल एजुकेशन के अंदर हमारे अंदर ऐसी ऐसी बुद्धिमत्ता भ्रष्ट कर दी और हमको कहा कि हम लोग है ना तुच्छ इंसान के लोग हैं, हम लोग तुच्छ किस्म के लोग हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं है। और अंग्रेजों ने पूरी तरह से वेस्टर्न एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा देते हुए इंडिया की जो ट्रेडिशनल सिस्टम थी या जो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत लोग रहा करते थे, अपना जो जीवन जिया करते थे, उसको पूरी तरह से अलग डायमेंशन में लाने की कोशिश ये जानबूझ के किया गया था। दिस वॉज आई वुड से फंडामेंटली क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश ओनली। और गांधी जी अपने न्यूज़पेपर्स लिखा करते थे, जैसे यंग इंडिया करके उनका न्यूज़पेपर है। या अगर आप देखोगे तो अफ्रीका के अंदर जब हुआ करते थे, व्हेन ही वाज इन अफ्रीका, तो अफ्रीका के अंदर उनका न्यूज़पेपर हुआ करता था इंडियन ओपिनियन। उन सब के अंदर एजुकेशन सिस्टम को लेकर उनके कंजिक्यूटिवली अपने विचार आते रहते थे। इनफैक्ट गांधी जी का वहाँ तक मानना था कि भाई भारतीय शिक्षा व्यवस्था हमारे हाथ में होनी चाहिए। और इसके कारण जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चालू होता है और 1920 के दशक में जब हम लोग देखते हैं 1920 के दशक में, तो हमको मिलता है एक मूवमेंट होता है जिसका नाम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के रूप में उसको पहचानते हैं। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इस दौरान हमारे यहाँ पे नेशनल यूनिवर्सिटीज़ बनती है, नेशनलिस्ट एजुकेशन वाली। और ये नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटीज़ आपको है ना मिलेगी, जामिया मिल जाएगी, फिर आपको मिल जाएगा क्या कहते हैं द एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत आपको गुजरात विद्यापीठ मिलेगा, बिहार विद्यापीठ मिलेगा, 1916 के अंदर बनी हुई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो वो सब सिस्टम हम लोग ज़रूर से कह सकते हैं कि एक ऐसी सिस्टम थी जहाँ पे इंडियन नेशनल कंट्रोल के रूप में बोला गया था। अब गांधी जी ने क्यों वेस्टर्न सिस्टम को क्रिटिसाइज किया गया था, ठीक है। तो गांधी कहते हैं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसने अपने आप को सुपीरियर प्रोट्रे किया है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, और हमारा जो कल्चर है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। एंड डिस्ट्रॉयड द प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर। सो इंडिया के जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम वाले लोग थे, उनकी जो कल्चर है, उनकी जो सभ्यता की जो पद्धति है, उसको पूरी तरह से इन्होंने एनिलेट करने की कोशिश की थी और बहुत खराब सिचुएशन को क्रिएट किया गया था, ठीक है। देयर वॉज अ पॉइजन इन दिस एजुकेशन। गांधी कहते हैं अपने आर्टिकल्स के अंदर कि अंग्रेजों ने जहर बोलने की शुरुआत की थी, एंड इट वॉज सिंफुल, इट एंस्लेव्ड इंडियंस एंड इट कास्ट एन एविल स्पेल ऑन देम। मतलब आप समझने की कोशिश करो कि अंग्रेजों की जो शिक्षा पद्धति थी, इसने किस तरह से इंडिया को गुलाम बना दिया। इनफैक्ट 1850s में जब अंग्रेजों ने ये कॉन्वेंट स्कूल खोली थी ना, इनफैक्ट ठीक है मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। जब कॉन्वेंट स्कूल खोली जाती है बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज, कॉन्वेंट स्कूल कौन खोलता है? कॉन्वेंट स्कूल इंडिया के अंदर 1850 के दशक में बहुत सारे लोगों ने खोला। एंड ऑल द कॉन्वेंट स्कूल दैट वर ओपनड अप बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज, सेंट जोसेफ, सेंट जेवियर्स, ये सब है ना उस टाइम पे थी, ठीक है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने जितनी भी कॉन्वेंट स्कूल्स खोली थी उस टाइम पे, तो उनको इनफैक्ट जो बंगाल के लोग थे, बंगाल का जो कॉमन मैन था, आम आदमी जो है, बाबू मोशाई है, वो कहता है कि ये जितने भी कॉन्वेंट स्कूल है दे आर सिमिलर टू शैतानी दफ्तर। क्या कहता है? शैतानी दफ्तर। शैतानी दफ्तर क्यों कहा गया? वाई दे आर कंसिडर शैतानी दफ्तर? कि भाई ये वो जगह है जहाँ भूत या हमारे लोगों को इनफैक्ट है ना गुलाम बनाया गया है, हमारे लोगों की जो जीवन पद्धति है उसको पूरी तरह से बदल दिया गया है। फंडामेंटली इन्होंने पूरी जो है ना चेंजेस लाने की कोशिश की, इसके लिए उसको शैतानी दफ्तर के रूप में गिना गया था, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? सो इन दिस सिचुएशन हम लोग कहते हैं कि गांधी जी ने कहा कि भाई अंग्रेजों की जो शिक्षा पद्धति है इसने हमको गुलाम बनाया है, हमको यहाँ से बाहर निकालने की जरूरत है, ठीक है। चार्म्ड बाय द वेस्ट, एप्रिसिएटिंग एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द वेस्ट, इंडियंस एजुकेटेड इन दिस एजुकेशन बिगेन एडमायरिंग द ब्रिटिश रूल। ऐसे लोग जो वेस्टर्न एजुकेशन में पढ़ के आए थे, उनको लग रहा था कि भाई वेस्टर्न एजुकेशन सबसे महान है। गांधी जी ने उनको एक दर्पण दिखाने का काम किया। गांधी जी ने कहा कि ओ ससुरा, तुम क्या कर रहे हो बा, तुमको पता है का, ठीक है, तुम कहाँ पे जा रहे हो, तुम्हारा क्या हालत हो गया है, तुमको गुलाम बनाने की पूरी सिस्टम क्रिएट की गई और आप बोल रहे हो कि वेस्टर्न एजुकेशन अच्छा है। और इसके कारण गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम लोग कुछ ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाएं जो हमारी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी जो सम्मान है, हमारी जो गरिमा है, उसको मेंटेन कर पाए। और इसके कारण गांधी जी ने इनफैक्ट ये जो गुजरात विद्यापीठ है, ये गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की थी। इंक्लूडिंग गांधी जी 1934 के आसपास जब वर्धा के अंदर स्थायी होते हैं, तो वर्धा के अंदर इन्होंने अपना जो न्यूज़पेपर आता था, एक और न्यूज़पेपर था जिसका नाम था हरिजन। हरिजन के अंदर गांधी जी ने हाउ द इंडियन एजुकेशन शुड बी देयर उसका एक सेटअप दिया था।
इन वर्धा जब वो हरिजन के अंदर लिखा करते थे, हरिजन वॉज अ न्यूज़पेपर ऑफ गांधी, उनका पैम्पलेट पब्लिश किया करते थे और वो वर्धा के अंदर रहते थे। वर्धा इज़ अ प्लेस इन नागपुर, नियर नागपुर आई वुड से। तो वहाँ पे जब रह रहे थे तो उन्होंने एक पूरा पूरा एजुकेशनल सेटअप क्रिएट किया था, मतलब आर्टिकल्स लिखे थे और वो जो आर्टिकल्स थे उसके अंदर गांधी जी ने अपने जो विचार थे उसको प्रकट किया था कि कैसे इंडिया की एजुकेशन होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो हमारी मदर टंग के अंदर होनी चाहिए, समझे आप लोग, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब तक मदर टंग नहीं सिखाएंगे बच्चों को तो उनको फिर अपनी लैंग्वेज के लिए द्रोणा हो जाएगी। दे विल बी फीलिंग दैट कि हमारी खुद की आइडेंटिटी नहीं, हमारी खुद की लैंग्वेज ही नहीं है और फिर वो गोरे लोग की जो भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, उससे मोटिवेट हो जाएंगे। उनको लगे आगे कि भाई जो ब्रिटिश लैंग्वेज है वही सबसे महान लैंग्वेज है, उसके सिवा और कोई लैंग्वेज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है साहब, ये सिचुएशन को हम लोग ज़रूर से कह सकते हैं कि ये जो अंग्रेज़ों की एजुकेशन सिस्टम थी उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए गांधी जी ने ये सब चीज़ें लिखा और आइडेंटिफाई करके बताया कि देखो ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, हमको बदलने की ज़रूरत है, समझे आप लोग, ठीक है। तो गांधी जी बहुत ही मैं कहूँगा कि एजुकेशन के अंदर बात करेंगे और गांधी जी से ही फिर मोटिवेट होके 1937 के अंदर, याद रखेगा 1937 के अंदर वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन की शुरुआत होती है। किसकी होगी? वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। ये जाकिर हुसैन लेके आते हैं, जाकिर हुसैन लेके आएंगे कांग्रेस के लीडर्स से, ठीक है। तो उन्होंने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी उस टाइम पे एजुकेशन को लेके। तो भारत के अंदर 9 राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। देवर 9 स्टेट्स विच वर रनिंग द कांग्रेस गवर्नमेंट और उनके अंदर इसके बारे में डिस्कशन किया गया था। चलिए आगे चलेंगे और इसके अंदर लिखा गया था कि अंग्रेज़ों ने भारत को एंस्लेव किया गया है। ये सब कंडीशन में गांधी जी का एक अपना डायमेंशन मिलेगा, ठीक है। एक गांधी जी का डायमेंशन था। गांधी जी के साथ साथ आपको दूसरा एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर कोई कंट्रीब्यूशन मिलेगा तो आपको गुरुदेव का मिलेगा, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। सो वी फाइंड गांधी जी एंड गुरुदेव, ये दोनों का अपना एजुकेशन का डायमेंशन था। गुरुदेव का जो ऑर्गेनाइजेशन था उनका नाम था शांति निकेतन, ठीक है। अब उसके ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कस करते हैं एंड लेट अस ट्राई टू सी कि कैसे गुरुदेव ने अपने शांति निकेतन के द्वारा अपने एक नया डायमेंशन क्रिएट करने की कोशिश की है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो एनसीईआरटी क्या क्या कहती है उसके ऊपर थोड़ी बहुत चीज़ें गांधी जी के बारे में बताते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग, हमको ये देखने को मिला गांधी जी ने लोगों को कहा कि अगर आप वेस्टर्न एजुकेशन स्कूल्स में पढ़ते रहोगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि जो फॉरेन की स्कूल्स है, जो पश्चिमी सभ्यता के अंदर स्कूल्स एंड कॉलेजेस बनी हुई है, उसको छोड़ देना है। गेटिंग माय पॉइंट। सो ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ही अर्ज्ड द स्टूडेंट्स टू लीव द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू शो द ब्रिटिश दैट द इंडियंस वर नो लॉन्गर विलिंग टू बी एनस्लेव्ड। हम लोग हमारी खुद की इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। इसके लिए जामिया बनी, फिर आपकी बिहार विद्यापीठ बनी, काशी विद्यापीठ बनी, गुजरात विद्यापीठ बनी। 1920s में और भी इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। गांधी का मानना ये था कि भाई इंडियन लैंग्वेजेस जो है उससे ही लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि गांधी जी ने वर्धा के अंदर अपनी जो टीचिंग के जो विचार दिए थे, कौन सी लैंग्वेज के अंदर दिए थे, तो लोकल लैंग्वेज के अंदर, और उसमें भी इनफैक्ट हरिजन नाम के जो न्यूज़पेपर थे उसके अंदर लिखा था। और गांधी जी ने कहा कि हमारी खुद की इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर उनको टीचिंग करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। एजुकेशन इन इंग्लिश crippled इंडियंस, डिस्टेंस them फ्रॉम their ओन सोशल सराउंडिंग्स एंड मेड them स्ट्रेंजर्स इन their ओन लैंड। आप देखिए कि इतनी तरह से बुरी कंडीशन क्रिएट हो गई कि एजुकेशन ने इनफैक्ट हमको देखने को मिल रहा है कि अंग्रेज़ों ने जो शिक्षा दी उसके कारण हम लोग हमारी ही ज़मीन के अंदर अलग हो जाते हैं। हमको लगता है कि हमारी खुद का कोई कल्चर नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। एंड इन दिस सिचुएशन जब हम लोग कोई फॉरेन की लैंग्वेज बोलते हैं तो हम लोग हमारा लोकल कल्चर को भूल जाते हैं। द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेस। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लीडर्स हमको ऐसे मिलेंगे नेशनल मूवमेंट के दौरान जो अंग्रेज़ी ठाई ठाई करके बोलेंगे पर वो कॉमन मैन के साथ नहीं जोड़ पाएंगे। अरे भारत की भाषा है तो भारत की भाषा बोलो यार, आप काहे अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हो। देखो इंग्लिश इज जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अंग्रेजी एक भाषा के रूप में है जिसके द्वारा हम व्यवहार कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ अंग्रेजी और हिंदी दोनों का मिक्सचर करके, या आजकल उसको हिंग्लिश कहा जाता है, ठीक है, दैट इज नोन एज हिंग्लिश। ये जो हिंग्लिश का जो पूरा आइडेंटिटी है ये यहाँ से ही बन के आया है, समझे आप लोग, ठीक है। सो हमको ये देखने को मिल रहा है कि वेस्टर्न एजुकेशन, गांधी सेड, फोकस्ड ऑन द रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन ओरल नॉलेज, जो हमारा ट्रेडिशनल चलता था। इट वैल्यू टेक्स्ट बुक्स रेदर देन द लाइव एक्सपीरियंस एंड द प्रैक्टिकल नॉलेज। ये तो सही है साहब, हमारी पाठशाला सिस्टम के अंदर ओरल नॉलेज था
हमारी पाठशाला सिस्टम के अंदर लाइव एक्सपीरियंस था, प्रैक्टिकल नॉलेज था। अरे आप खेतों के अंदर लेके जाया करते थे बच्चों को। अब बच्चे खेत में जाएंगे तो उनको दिखेगा कि भाई देखिए ये इस तरह से खेती की जा सकती है और खेती इस तरह से की जा सकती है। तो भविष्य के अंदर जब इंसान कोई बड़ा मैं कहूँगा कि पोस्ट के ऊपर चला जाए, कोई ऐसी में है ना, उसका विकास भी हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं एटलीस्ट नॉलेजेबल तो रहेगा कि देखिए मेरा जो कल्चर है, मेरी जो संस्कृति है, मेरी जो सभ्यता है, उसके अंदर कैसे लोग खेती किया करते हैं, किस तरह से चीज़ें चलेगी। ठीक है, तो इसी के कारण गांधी जी कहते हैं कि इंडियन एजुकेशन जो है वो इंडिया के लोगों के लिए माइंड और सोल दोनों का डेवलप करने के लिए डिज़ाइन करना चाहिए। एंड दिस इज़ हाउ गांधी जी की जो वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन है, जो वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन है, इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ द वोकेशनल एजुकेशन। याद रखेगा, इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ द वोकेशनल एजुकेशन एंड आई वुड से द ट्रेडिशनल लर्निंग। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या होता है साहब, कि आपको जो आज का जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन है, कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी। इनफैक्ट इसी के आधार के ऊपर आपकी एक नई संस्थाएं खुलती है, नई तालीम। नई तालीम का मतलब क्या है कि लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए ये सब चीज़ें बनाई जाएगी। ठीक है, तो इन सब सिचुएशन से हम लोग कह सकते हैं कि भारत की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें गांधी के विचार इस तरह से थे और गांधी जी ने इनफैक्ट अपने विचार देते हुए लोगों को कहा कि क्या डेवलप करना चाहिए एजुकेशन के अंदर और किस तरह से चीज़ें चलनी चाहिए। ठीक है, और बहुत ही क्लियर कट गांधी जी लिटरेसी की डेफिनेशन देते हैं। गांधी कहते हैं कि लिटरेसी विच इज सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय इटसेल्फ डज नॉट काउंट एज द एजुकेशन। हम कहते हैं ना कि ये बंदा लिटरेट है। अरे भाई लिटरेट है मतलब क्या है कि वो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है कोई एक लैंग्वेज को, तो वो एजुकेटेड है ऐसा जरूरी नहीं है साहब। होते हैं ना स्किल्ड थिंकिंग और आई वुड से स्किल्ड अनथिंकिंग फूल्स कहते हैं हम लोग, है ना। तो आदमी के पास स्किल होगी पर विचार नहीं होंगे। तो आदमी के पास जब स्किल होती है और विचार नहीं होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो लिटरेट बंदा है, बट उसके अंदर जो है ना रैशनैलिटी है, लॉजिकल अप्रोच है, चीज़ों को देखने का एक नज़रिया है, वो नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो उसके कारण गांधी कहते हैं कि भाई खाली पढ़ना और लिखना उसे शिक्षा नहीं कहेंगे। शिक्षा का मतलब होता है कि वो और क्या कर सकता है। और इसके कारण गांधी कहते हैं पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स, लर्न अ क्राफ्ट एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स आर ऑपरेटेड। क्या कहते हैं कि आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करो, आप पूरी तरह से चीज़ों को समझ जाओ, आप देखो कि कैसे सिस्टम चलती है, किस तरह से चलती है। वो सब चीज़ें करोगे तो ज़्यादा फायदे कारक होगा। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन हम ये कहते हैं कि गांधी जी की जो शिक्षा पद्धति थी, ये शिक्षा पद्धति में गांधी जी ने बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट की और कहा लोगों को देखो कैसे कैसे चीज़ों को डेवलप करना है, किस तरह से आप आगे चल सकते हो। दिस वुड डेवलप देयर माइंड, देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, और उसके कारण उनके अंदर रैशनैलिटी आएगी, उनके अंदर एक पूरा हम लोग कह सकते हैं कि चीज़ों को समझने का एक नया आयाम मिलेगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गांधी जी के जो विचार थे वो काफ़ी सारी जगह में पॉपुलर हुए। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस मैनी थिंकर्स, बहुत सारे विचारक थे, उन्होंने इनफैक्ट नेशनल एजुकेशन की शुरुआत कर दी। अब जैसे मैं नेशनल एजुकेशन के अंदर हम लोग देखते हैं तो गांधी जी के पहले भी बंगाल के अंदर आपको बंगाल नेशनल कॉलेज नाम का एक इंस्टीट्यूशन मिलेगा। ये जो बंगाल नेशनल कॉलेज नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, ये बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना आपको मिल जाएगी विच वॉज एस्टेब्लिश बाय औरबिंदो। ये 1905 के अंदर हो जाती है, दैट वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1905। तो उससे हमको समझ में आता है कि देखिए कि इंडिया की जो ट्रेडिशनल सिस्टम पद्धति है कैसे हुआ करती थी। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन हम लोग ज़रूर से कह सकते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन एक फंडामेंटली रॉट लर्निंग के ऊपर फोकस करता था, जिसका मानना ये था कि जो है ना खाली पढ़ के आप आगे चले जाओ। गांधी कहते हैं कि नहीं, इसका हम लोग नहीं जाना है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इसके कारण गांधी जी कहते हैं कि लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन, लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन, लिटरेसी इज बियॉन्ड दैट। ठीक है, तो वेरी इंटरेस्टिंगली गांधी इसको हाईलाइट करते हैं कि भाई जो लिटरेसी है वही एजुकेशन नहीं, उसके सामने भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, अब क्या कहते हैं, बाय एजुकेशन आई मीन ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। लिटरेसी नॉट द एंड ऑफ द एजुकेशन नॉर इवन द बिगिनिंग, मतलब आप पढ़ना लिखना जान गए तो वो शुरुआत भी नहीं है, अंत भी नहीं है। इट इज ओनली वन ऑफ द मीन्स वेयर बाय मैन एंड वुमेन कैन बी एजुकेटेड। लिटरेसी इन itself is not education. I would be therefore begin the child's education by teaching it a useful handicraft, उसको कुछ ऐसा सिखा दे जो उसको खुद के दम के ऊपर खड़ा करे, enabling it to produce from the moment it begins its training. I hold that the highest development of the mind and the soul is possible under such a system of education.
only every handicraft has to be taught not merely mechanically as it is done today but scientifically, that is child should know why and the wherefore of every process। मतलब आप समझो कि गांधी चाहते थे कि प्रैक्टिकल एजुकेशन लो, गांधी चाहते थे कि एक ऐसी एजुकेशन की तरफ हम लोग जाए जहाँ के लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। गांधी चाहते थे कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंदर लोगों को हर एक चीज़ों के प्रोसेस के बारे में पता हो और किताबी ज्ञान से बाहर की दुनिया आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ के रूप में गांधी के विचार थे। अब गांधी के जो विचार थे उसके सामने हम लोग गुरुजी के विचार देखते हैं एंड लेट अस सी रविंद्रनाथ टैगोर्स आइडिया ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, सो ये किताब का लास्ट टॉपिक है और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ये किताब क्या कहती है उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ द टैगोर सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है, अब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गुरुदेव कहते हैं हम लोग, ठीक है, उन्होंने शांति निकेतन करके एक इंस्टीट्यूशन बनाया था और शांति निकेतन 1901 के आसपास बनता है और ये काफ़ी प्रैक्टिकल एजुकेशन की सिस्टम थी जहाँ पे कोई क्लासरूम वाशरूम आपको दीवारों के अंदर नहीं मिलेगा पर झाड़ के नीचे बैठ के आप पढ़ सकते हो और इस तरह से आप देखिए कि शांति निकेतन की शुरुआत होती है। तो टैगोर जी का भी अपना खुद का एजुकेशन का एक आइडिया था। उन्होंने शांति निकेतन के अंदर इनफैक्ट अपना एक नया डायमेंशन देने की कोशिश की है। ठीक है, अबोर्ड ऑफ पीस कहते हैं, नाम ही है ना शांति निकेतन। ठीक है, तो एक ऐसी जगह जहाँ पे एकदम हरियाली है, एकदम शांति है। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो टैगोर जी है रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने 1901 के अंदर शांति निकेतन बनाया था। ये फैक्ट हो गई बेटा हमारे क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, एज अ चाइल्ड टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल, ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव। आप देखिए आदमी, कोई भी इंसान जब महान होता है वो बचपन से उसके अंदर वो गुण आते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि यार ये क्या मैं कर रहा हूँ मेरे जीवन के साथ, मुझे क्यों ऐसा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ही फाउंड इट सफोकेटिंग ऑप्रेसिव, द स्कूल अपीयर लाइक अ प्रिजर फॉर ही कुड नेवर डू व्हाट ही फेल्ट लाइक डूइंग। क्यों? क्योंकि खाली टेक्स्ट बुक हुआ करती थी, टेक्स्ट बुक के अंदर उनको पढ़ाया जाता था कि ये पढ़ो वो पढ़ दो, रट्टा मार दो, एग्जाम है, ये फला ढिमका, जो हम लोग ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं। ठीक है, सो व्हाइल अदर चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर, टैगोर्स माइंड वुड वॉन्डर अवे। टैगोर जी क्या, वो कहीं बाहर घूम रहे हैं। आपके साथ भी ये होता होगा स्कूल के अंदर, है ना। हम स्कूल के अंदर बैठे हुए हैं क्लासरूम के अंदर, यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स है अपनी बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, फिर यहाँ पे बेंच के ऊपर बैठा है, यहाँ बैठा हुआ है। तो ये सब बैठे हुए लोग हैं, पर इनमें से कहीं एक आध जो पीछे बैठा होता है बंदा, उसका दिमाग कहीं क्लासरूम के बाहर घूम रहा है कि आज घर पे क्या खाना बना होगा, क्या हो रहा है, वो है। ठीक है, तो नॉर्मल बच्चों के साथ होता है, वही टैगोर जी के साथ हुआ था। पर टैगोर जी का मानना ये था कि भाई एजुकेशन जो है, एजुकेशन नए तरह से देना चाहिए। ठीक है, और उसके कारण उनका जो स्कूल के अंदर एक्सपीरियंस था, उसके एक्सपीरियंस के कारण उन्होंने रिएक्शन देना शुरू किया और उन्होंने कहा कि आई विल नॉट गो फॉर द ट्रेडिशनल लर्निंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब जो अंग्रेज़ों की जो बनी बनाई जो सिस्टम है स्कूल एजुकेशन के अंदर, उसके अंदर मैं आगे की जनरेशन को नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो ऑन ग्रोइंग अप ही वांटेड टू सेट अप अ स्कूल वेयर द चाइल्ड वाज हैप्पी, है ना। आप पढ़ाई करो कि ना करो, खुश रहना चाहिए। ठीक है, वेयर शी शुड बी फ्री एंड क्रिएटिव, उसके अंदर जो भी है ना अपार क्षमता है। ठीक है, वेयर शी वुड बी एबल टू एक्सप्लोर हर ओन थॉट्स एंड डिजायर्स, है ना, खो ना जाए तारे जमीन पर। हाँ, तो एक पिक्चर आया था साहब, ये पिक्चर के अंदर इसकी बात की गई थी और ये मूवी के अंदर यही बात की गई थी कि आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है उसके अंदर हर एक इंसान के पास एक एप्टीट्यूड होता है। तो आप एप्टीट्यूड के तहत फिर कोई मैथ्स के अंदर एप्टीट्यूड रखता है, उसको पेंटिंग कराओगे तो उसको पसंद नहीं आएगा। वैसा ही कोई पेंटिंग के अंदर एप्टीट्यूड रखता है और उसको तुमने फिजिक्स का दाखला दे दिया और कहा कि भाई ये प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करो, तो उसको पसंद नहीं आएगा। वैसी ही बात थी। ठीक है, और इसके कारण टैगोर जी कहते हैं कि भाई छोटा बच्चा होता है, उसको सेल्फ लर्निंग के लिए उसको टाइम दिया जाए। ठीक है, और उसको जो बाहर की जो डिसिप्लिन एजुकेशन है वो ना देते हुए कोई मतलब नहीं है। दिस इज वन ऑफ द रीजन ही कंसिडर्ड द ब्रिटिश एजुकेशन एज ए वेरी, आई वुड से, रिजिड एंड डिसिप्लिनरी, और बहुत परेशान करता था जहाँ बच्चों का विकास नहीं होता था। ठीक है, और इसके कारण टैगोर जी कहते हैं कि एक टीचर का काम क्या है, टीचर का काम है अपने चिल्ड्रन के अंदर, अपने जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट के अंदर एक क्वेश्चनिंग एबिलिटी डेवलप करना, उसके अंदर उसके जो इमेजिनेटिव आइडिया है, उसको जो चाइल्ड के अंदर लर्निंग के लिए जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा कहते हैं हम लोग, वो डेवलप करना। समझे आप लोग। ठीक है, और इसी के कारण टैगोर जी कहते हैं कि आज की जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स है वो रट्टा मारने की एक फैक्ट्री बन गई है। आपको भी पता होगा आज की तारीख में भी इनफैक्ट एग्जिस्टिंग स्कूल को लेके यही प्रॉब्लम है।
इनफैक्ट हम लोग ब्रिटिश एज में भी देखेंगे तो उसमें भी रट्टाफिकेशन ही चल रहा था। तो जो नेचुरल डिज़ायर होती है बच्चों के अंदर क्रिएटिव होने की, उसको कुछ डेवलप करने की, वो नहीं दे पाते, और इसके लिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। उनका मानना ये था कि बच्चों को ओपन एनवायरनमेंट में रखा जाए, नेचुरल एनवायरनमेंट में रखा जाए, और गांव खेत खलियानों के बीच में पढ़ाएंगे तो क्या अलग ही उनका विकास होगा। उनका प्रैक्टिकल लर्निंग भी हो पाएगा। उनका हम लोग और भी सिखा सकते हैं एजुकेशन के अलावा। एजुकेशन के अलावा उनको टीचिंग मतलब डांसिंग सिखा सकते हैं, उनको इंडियन कल्चर के बारे में बता सकते हैं, उनको वोकेशनल स्किल्स के बारे में बता सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। और इसके लिए शांति निकेतन को उन्होंने कलकत्ता के अंदर नहीं बनाया, कहाँ बनाया, 100 किलोमीटर दूर बनाते, ठीक है, गाँव के अंदर, कि बोले ये चाहिए ही नहीं, ठीक है। और इसी के कारण इसको अबोर्ड ऑफ पीस के रूप में कहा गया है, ठीक है। तो आपको पूछेगा व्हाट इज द अबोर्ड ऑफ पीस, तो इसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द अबोर्ड ऑफ पीस, ठीक है। शांति निकेतन है, कब बना था, 1901 के अंदर बना था, ठीक है। तो गुरुदेव के अपने विचार थे, इसको कभी पढ़िएगा, ठीक है। मेरे प्लस के कोर्सेज के ऊपर आएंगे तो आपको हिस्टोरिकल और डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा। वेर लिविंग इन हार्मनी विद द नेचर चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट द नेचुरल क्रिएटिविटी। बच्चों के अंदर एक क्रिएटिविटी बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन्स इन मेनी सेंसेस टागोर एंड गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वेज, बट देर वर सर्टेन डिफरेंसेज। अब देखिए, गांधी की भी मानते थे कि एजुकेशन जो है रट्टा मारने वाला नहीं होना चाहिए, अलग प्रकार से होना चाहिए। गांधी जो थे वो ज़्यादातर वेस्टर्न सिविलाइजेशन और जो मशीन और टेक्नोलॉजी थी उसको बहुत ही क्रिटिसाइज करते थे। गेटिंग माय पॉइंट। गांधी कहते थे कि हमको सब कुछ हैंडमेड करना चाहिए। क्या कहते थे, सब कुछ हैंडमेड होना चाहिए। गांधी वॉज ऑफ द ओपिनियन कि सब कुछ हैंडमेड होना चाहिए, सबको लेबर वर्क करके आगे आना चाहिए, पूरा का पूरा सिस्टम को चलाना चाहिए। बट उसके सामने हम लोग टागोर की बात करते हैं, तो गुरुदेव की बात करते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि हमको वेस्टर्न सिविलाइजेशन को नकारना नहीं है, इनमें से कुछ कुछ जो पॉजिटिव्स निकल जाते हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए इंडिया के ट्रेडिशन के साथ मर्ज कर देना है। समझे कि नहीं समझे। तो टागोर जी का ये मानना था कि हमको मिक्सचर करना है वेस्टर्न एजुकेशन प्लस ईस्टर्न एजुकेशन का। समझे कि नहीं समझे। सो ही वॉज ऑफ द ओपिनियन that we should have the mixture of the western and the eastern education, and this is one of the reasons उनका ये मानना था कि हमको एजुकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें देनी है, हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ाना है, उनको म्यूजिक डांस भी पढ़ाना है, उनको नेचर भी सिखवाना है। समझे कि नहीं, मतलब एनवायरनमेंट भी सिखवाना है। मतलब आप समझिए कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जगह थी। और रूरल डेवलपमेंट का मॉडल बहुत ही फेमस है, शांति निकेतन का रूरल डेवलपमेंट मॉडल। आपको समय मिले तो इसके ऊपर कभी पढ़िएगा, ठीक है। जैसे कुरुक्षेत्र है रूरल डेवलपमेंट के मॉडल के ऊपर, वैसे शांति निकेतन के अंदर भी मिलेगा। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इंडिया के अंदर मल्टीपल वेज के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनने की शुरुआत हुई। बहुत लोग ने अपने अपने डायमेंशन दिए। तो गांधी का एजुकेशन का आइडिया अलग था, टागोर जी का एजुकेशन का डायमेंशन उनका अलग था। Many individuals and thinkers were thus thinking about the way a national education system could be fashioned, and this is one of the reasons multiple themes came in the freedom struggle. Some wanted to change within the system set up by the British, मतलब जो system है उसके अंदर ही change करो. Some felt that the system could be extended so as to include the wider sections of people. अंग्रेजों की सिस्टम बहुत ही एक्सक्लूजनरी थी, इसके लिए भी ये प्रॉब्लम था। Others urged that alternative system be created so that people were educated in a culture that was truly national. समझ में आया कि नहीं आया। तीन अप्रोच थे। एक विद इन सिस्टम चेंज करो, किसी ने कहा कि नहीं भाई जो सिस्टम है उसको एक्सपांड कर दो। तीसरे ने कहा कि नको बाबा, पूरी की पूरी नेशनल एजुकेशन होनी चाहिए। और कैसा नेशनल एजुकेशन होना चाहिए, जो हमारे हाथ में हो, हमारे लोगों का अपलिफ्टमेंट कर पाए और हमको आगे लेके जाए। आज़ादी के बाद हमारे पास बहुत सारे नेशनल एजुकेशन को लेके चर्चा हुई। 1948 के आसपास सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कमीशन बनाया जाता है, जिन्होंने राधाकृष्णन कमीशन के रूप में पहचानते हैं। इन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर बात किया। 1960s में कोठारी कमेटी आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आई। 2015 में TSR सुब्रमण्यम कमेटी आती है, उन्होंने भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर कहा। अभी के कस्तूरीरंगन पैनल अभी रिसेंटली सरकार ने बनाया है कि कैसे एजुकेशनल रिफॉर्म्स किया जा सकता है, खास करके कैसे इंडिया को रिवाइव किया जा सकता है, किस तरह से कर सकते हैं, उसके ऊपर अभी भी चर्चा चालू है। और यहाँ से ही आपका जो एजुकेशनल सिस्टम है ब्रिटिश सिस्टम या ब्रिटिश एरा के अंदर वो कंक्लूड होता है। बहुत इंटरेस्टिंगली आपको ब्रिटिश एजुकेशन के अंदर ये मिशनरी स्कूल्स मिलेंगी, जिसे हम लोग कॉन्वेंट स्कूल्स कहते हैं। ये कॉन्वेंट स्कूल्स बहुत सारी जगह में इंडिया में खोली जाती है।
वी फाइंड मल्टीपल स्कूल्स जो बॉयज़ गर्ल्स कोएड स्कूल्स के लिए भी मिल जाएगी। एक एग्जाम्पल दिया है कोयम्बतूर का, बट ये सरकारी मैं कहूँगा कंट्रोल में थे, ये ब्रिटिश कंट्रोल में थे, और इनके अंदर जो सिलेबस और वो जो पढ़ाया जाता था वो भी कहीं ना कहीं एंग्लिसाइज करने के लिए ही पढ़ाया जाएगा। ये चैप्टर को यहाँ पर ही हम लोग कंक्लूड करेंगे। अब जब हम लोग ये चैप्टर को कंक्लूड करते हैं तो हमको यही दौरान मिल रहा है एक और टॉपिक, जहाँ पे इंडिया के बाहर जो पूरी तरह से एजुकेशन सिस्टम है उसको रिफॉर्म कैसे किया जाएगा उसके बारे में एक टॉपिक लिखा गया, एजुकेशन एज अ सिविलाइजिंग मिशन। क्या लिखा गया? Until the introduction of Education Act in 1870, there was no widespread education for the population as a whole for the most of the 19th century. Child labor was being widely prevalent. Poor children, ये सब चीजें इसके अंदर लिखी गई है. Church was there, ठीक है. So we find कि one of the most educated thinker of the period was Thomas Arnold, who became the headmaster of the private school Rugby, favoring a secondary school curriculum which he had detailed study of the Greek and the Roman classes studied 2000 years ago, written 2000 years ago. और उसके अंदर आर्नोल्ड ने कहा कि कैसे चीज़ें इनफैक्ट डेवलप की जाए और किस तरह से इंग्लैंड के अंदर जो पुअर एजुकेशन है उसको किस तरह से बदला जाए। समझे आप लोग? ठीक है, तो सब जगह पे एजुकेशन रिफॉर्म्स होते हैं। इंडिया में भी जैसे एजुकेशन रिफॉर्म्स हुए वैसे इंग्लैंड के अंदर भी होंगे। इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा गया है। ये चैप्टर के अंदर कुछ कुछ आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस को चलो थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। विलियम जोन्स कौन था? हु वाज विलियम जोन्स? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की हम लोग बात करेंगे व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड तो क्या सिस्टम हमको मिलती है। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अंदर हमको मकौले ने क्या किया था? वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर दिया था, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर की खासियत क्या हुआ करती थी? रविन्द्रनाथ टैगोर की थी वो थी नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ाई करना। गांधी जी वॉज क्रिटिकल ऑफ दी इंग्लिश एजुकेशन। पाठशाला में गुरु सिस्टम चलती थी और इस तरह से आपके चारों के चारों मैच द फॉलोइंग हो गए। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। और विलियम जोन्स था वो इंडिया के एंशिएंट कल्चर को प्रमोट करना चाहता था। जेम्स मिल वाज अ क्रिटिक ऑफ ओरिएंटलिस्ट। ये दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू है, ठीक है, ये सही है। द वुड्स डिस्पैच वाज इन फेवर ऑफ इंग्लिश बीइंग इंट्रोड्यूस्ड मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। काइंड ऑफ सी, ठीक है, सही भी है गलत भी है, दोनों के कंडीशन में गिन सकते हैं क्योंकि लोअर के अंदर तो आपका वर्नाकुलर हो जाएगा। महात्मा गांधी थॉट दैट द प्रमोशन ऑफ लिटरेसी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन। नो माय फ्रेंड, दैट्स फॉल्स। उनका मानना यह था कि लिटरेसी के साथ साथ एजुकेशन अलग ही डायमेंशन है। रविन्द्रनाथ टैगोर फेल्ट दैट द चिल्ड्रन ऑट टू बी सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। नो, अरे वो तो उसके विपरीत थे, वो तो चाहते थे कि कुछ नया एजुकेशन सिस्टम दिया जाए। ठीक है, व्हाई डिड विलियम जोन्स फील द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लॉ? अरे भाई वो तो लिंग्विस्ट था, बाहर से पढ़ के आया था। गेटिंग माय पॉइंट? इसके कारण why did James Mill and Macaulay think that the European education was essential in India? Because they wanted to convert and they wanted to civilize the Indian people, and after civilizing the Indian people they wanted to see and make sure कि इंडिया की सोसाइटी को कैसे बदला जाएगा। ठीक है, वाई डिड महात्मा गांधी वांट टू टीच द चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट? क्योंकि वो स्वनिर्भर बनाने की, आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे थे। वाई डिड महात्मा गांधी थिंक दैट इंग्लिश एजुकेशन हैड एनस्लेव्ड इंडियंस? अरे भाई गुलाम तो बना दिया था पूरी तरह से। और इन दिस सिचुएशन ये चैप्टर यहाँ पे कंक्लूड होता है। पूछता है कि आपने ग्रैंड पेरेंट्स को पूछेगा कौन से स्कूल के अंदर पढ़े हैं, फाइंड आउट द हिस्ट्री ऑफ योर स्कूल और एनी अदर स्कूल। ठीक है, एनसीईआरटी है तो इसके अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूड की गई है और यहाँ पे ये चैप्टर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो एनसीईआरटी का न्यू एडिशन में उसमें चैप्टर नंबर 8 है, जो ओल्ड एडिशन पढ़ रहे हैं, जो अलग 2 पार्ट की किताबें पढ़ रहे हैं उसमें चैप्टर नंबर 9 है। दोनों सेम ही है, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर नंबर 8 से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया के ऊपर जाएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आज शाम को आपको 7 बजे, टुडे 7 PM, I have got a special class. It's a free class. Please attend the class. I'll be discussing how to solve the previous year's question. MCQ को कैसे solve करना है उसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो you are most welcome to join this free class on the previous year's question and we'll be discussing on the various topics regarding the medieval India। ठीक है, बहुत ही डिटेल के अंदर medieval India के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। You can join the Unacademy course। आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो PN Live यूज़ कर सकते हो। ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री की बैच है, आगे की बैचेस प्लान हो रही है। धीरे धीरे आपको अपडेट मिलते रहेंगे और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ जाइए। प्रतीक यूपीएससी इज माई टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप। ये टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप जुड़ोगे, यू विल गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ द क्लासेस।
अदर देन दिस, ओनली इफ यू हैव एनी सब्सक्रिप्शन क्वेरी, अगर आपको सब्सक्रिप्शन क्वेरी है तो आप ये नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। मेरा रेफरल कोड है PN Live, इसको यूज़ करिए, मेरे साथ जुड़िए और मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा आपकी तैयारी के अंदर। ये मेरे प्रोफाइल है अनअकैडमी के ऊपर, इसको भी जरूर से फॉलो कर दीजिएगा, सो दैट यू विल गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ द क्लासेस एंड द न्यू बैचेस दैट आई विल बी लॉन्चिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म, एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन कीप स्टडिंग।